आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है श्राप एक दास्तां। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। भाग 8। सुबह हो चुकी थी। गांव से चहल पहल की आवाजें आने लगी थी। पशु पक्षी भी चहचहाने लगे थे। विवेक इस हलचल से उठ जाता है और अपने फ़ोन में टाइम देखने लगता है। सुबह के 5 बज चुके थे। वो अपनी आंखें मसलता हुआ और जमाही लेता हुआ अपने कमरे से बाहर निकलता है। हर तरफ चहल पहल हो रही थी। सभी गांव वाले उठ चुके थे। सूरज भी उग आया था। विवेक बालकनी में खड़ा सभी को देख रहा था। वो मन में सोच रहा था कि उन्हें किसी को कुछ पता नहीं कि रात हमारे साथ क्या हुआ। तभी पीछे से आदित्य उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, और विवेक उठ गया आज इतनी सुबह सुबह? लेकिन विवेक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस वैसे ही खड़ा रहता है। आदित्य ये देख थोड़ा हैरान होता है। क्या यार, अभी भी कल वाली बात को लेकर नाराज है? चल अब भूल भी जा उस बात को। ला, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ। बस कर यार, मैं उस बात को कब का भूल गया हूँ। तो फिर तेरा मूड क्यों ख़राब है? और ये तेरा ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रात को ठीक से सोया नहीं क्या? हाँ यार, पूरी रात जाकर गुजारी है। ऐसा क्या हो गया कि तुम पूरी रात को सोया ही नहीं? तुझे एक सपना आया था ना उस काम का? हाँ तो? वो सपना नहीं, हकीकत है। क्या हकीकत है? कहना क्या चाहता है? तूने सपने में वो काले साए देखे थे ना, हाँ। और वो तुझ पर हमला कर रहे थे। हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब है? वो बस एक सपना था। वो सपना नहीं, हकीकत है। उस काले साए ने मुझ पर कल रात को हमला किया था। उस साई ने तुझ पर हमला किया? बस हाँ, बस बढ़िया मजाक करता है। मैं तो डर ही गया। तुझे अपने सपने के बारे में क्या बताया? तू तो मुझे डराने लगा। बढ़िया भाई, बढ़िया। आदित्य, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? सॉरी यार, बता क्या हुआ? कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं यूं ही लेटा हुआ था। मुझे लगा कि कोई बाहर है। जब मैंने उठकर देखा तो एक कार बाहर की ओर जा रही थी, लेकिन उसकी लाइट बंद थी। मुझे शक हुआ कि कोई चोरी छुपे बाहर जा रहा है, लेकिन कौन? इसी बात का पता लगाने के लिए मैं उसके पीछे पीछे चला गया। मेरे होश उस वक्त उड़ गए जब मैंने देखा कि ये कार तो उस खंडर गांव में आकर रुकी है, लेकिन आया कौन है ये मैं देख नहीं पाया। फिर मैं धीरे धीरे उस गाड़ी के पास गया तो मैं क्या देखता हूँ कि वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि लक्षिता की है। क्या? लक्षिता की कार? लेकिन वो वहाँ क्या करने गई थी? वो भी इतनी रात गए? आखिर ये लक्षिता क्या छुपा रही है? यही सवाल मेरे मन में भी उठ रहे थे, जिनके जवाब की तलाश में मैं उसके पीछे पीछे उस गांव में चला गया। वो वहाँ कुछ खोज रही थी। इससे पहले कि वो जो खोज रही थी उसे मिल पाता, एक शैतान ने उस पर हमला कर दिया। वो विशाल और काला था। उसका रूप भयंकर रूप से भयभीत करने वाला था। उसकी लाल आंखों में अगर कोई एक बार देख ले तो फिर कभी भी वो किसी से आंखें न मिला पाए। उसका ये रूप देख मैं तो वहीं जम सा गया था। वो लक्षिता पर हमला करने ही वाला था कि मैंने किसी तरह हिम्मत कर उसे बचाया। फिर वो हमारे पीछे पड़ गया। हम किसी तरह गिरते पड़ते इस गांव तक पहुंचे थे। पूरी रात मुझे इस डर के कारण नींद नहीं आ रही थी। उसका वो भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता। लक्षिता का तो पता नहीं उसे नींद आई कि नहीं।
इतना सब हो गया और तू मुझे अब बता रहा है? एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं एक भाई जैसा दोस्त खो देता। यार, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लक्षिता कहाँ है? उसे आज हर सवाल का जवाब देना होगा। कौन सा राज है उस गांव का जो वो हमसे छुपा रही है? ये बात तो मुझे भी जाननी है। अब बहुत हो गया, अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। हमें कुछ बता ही नहीं रही है, और रात को अकेले पता नहीं वहां करने क्या गई थी। प्रेम को आने तो फिर बात करते हैं उस लक्षिता से। आदित्य, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मेरी बात मानो। प्रेम को इन सब से दूर रखो। मैं नहीं चाहता कि प्रेम को इस बात की भनक तक लगे। लेकिन क्यों विवेक? उसे भी ये बात जानने का हक है। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए ये जो लड़की यहाँ उसके घर में रह रही है वो क्या छुपा रही है। आदित्य, इस दुनिया में हर इंसान तुम्हारी तरह अच्छा नहीं होता। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करना हमें ही आगे चलकर दुख देता है। तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। सब मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। चल एक बार उसे कुछ नहीं बताते। वैसे भी उसकी शादी की तैयारी नहीं चल रही है, बेवजह टेंशन लेगा। चलो फिर उसके पास चलते हैं। आदित्य और विवेक लक्षिता के कमरे की ओर जाने लगते हैं। वो उसके कमरे के सामने खड़े उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने ही वाले थे कि तभी पीछे से प्रेम के दादाजी उन्हें आवाज़ लगाते हैं। आदित्य बेटा, एक बार नीचे आना। जी जी दादाजी अभी आते हैं। यार, अब ये दादाजी कहाँ से आ गए? चलो एक बार चलते हैं, फिर वापस आकर बात करते हैं। वो दोनों नीचे आकर प्रेम के दादाजी के पास जाते हैं तो प्रेम के दादाजी उन्हें कुछ काम से गांव के बाहर भेज देते हैं, जिसके बाद उन्हें आने में काफ़ी वक्त लग जाता है। फिर वो आकर और जल्दी से काम निपटा कर लक्षिता के कमरे की ओर बढ़ते हैं और जाकर उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन लक्षिता दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है और वो उन्हें कहती है कि लक्षिता कुछ देर पहले ही यहाँ से चली गई। ये सुन उनके होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा उस औरत से पूछते हैं कि लक्षिता कहाँ गई। तो वो औरत उन्हें बताती है कि वो गांव में टहलने गई है और जल्द ही लौट कर आ जाएगी। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। ये लक्षिता गांव में टहलने नहीं बल्कि कोई नया कांड करने गई है। पता नहीं अब कौन सा बखेड़ा खड़ा करेगी। जब से वो यहाँ आई है कुछ न कुछ हो ही रहा है। कभी कुछ कभी कुछ, पता नहीं आखिर ये चाहती क्या है। आदित्य और विवेक दोनों वहां से मुड़कर गांव की ओर जाने लगते हैं कि तभी पीछे से दादाजी आवाज लगाते हैं। आदित्य बेटा जरा सुनना। यार अब क्या चाहते हैं दादाजी? चलो देखते हैं। हाँ दादाजी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, तूने प्रेम को देखा क्या? कहाँ गया है? तुम्हें कुछ पता है? नहीं दादाजी, मैंने तो प्रेम को नहीं देखा। वो तो हमें सुबह से ही नहीं मिला। क्यों, क्या हुआ? कुछ काम था? हमें बता दो। नहीं बेटा, वो शादी की कुछ रस्में थी जो प्रेम को करनी थी, बस उसी के लिए बुला रहे हैं। पता नहीं कहाँ चला गया है। यहीं कहीं होगा, आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। चलो ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कहीं प्रेम मिले तो उसे मेरे पास भेज देना। बहुत लापरवाह हो गया है आजकल, किसी की सुनता ही नहीं। इतना कहकर दादाजी वहां से चले जाते हैं। उनकी बातें सुन आदित्य और विवेक थोड़ी चिंता में डूब जाते हैं कि आखिर प्रेम कहाँ चला गया। आखिर ये प्रेम सुबह सुबह चला कहाँ गया? हमें भी नहीं मिला सुबह से, नहीं तो रोज सुबह सुबह आ जाता है। हाँ विवेक, ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही है कि ये प्रेम में ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकता है। उस लक्षिता को छोड़ो, लगता है पहले हमें प्रेम का ही पता लगाना पड़ेगा।
फिर वो दोनों प्रेम का पता लगाने लगते हैं। वो उसे पूरी हवेली में छान मारते हैं, लेकिन उन्हें प्रेम का कोई भी पता नहीं चलता। फिर आदित्य और विवेक उसे गांव में खोजने का फैसला करते हैं। प्रेम अगर पूरी हवेली में कहीं नहीं है तो वो और कहीं नहीं बल्कि गांव में ही गया होगा। वो दोनों प्रेम का पता लगाने के लिए चल देते हैं और जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के बाहर निकलते हैं उन्हें प्रेम आता हुआ दिखाई देता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और फिर प्रेम कहाँ चले गए थे? तुझे पता भी है घर वाले कितने परेशान हो रहे थे। तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पूरी की पूरी हवेली छान मारी और एक तू है कि तुझे कोई परवाह ही नहीं है। ऐसे को जाता है क्या बिना बताए? कहाँ गए थे? कुछ नहीं आदित्य, थोड़ा परेशान था, बस ऐसे ही मन हल्का करने के लिए गांव की ओर निकल गया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन बताकर तो जाना चाहिए था ना। वो यार, सुबह जल्दी गया था, उस वक्त तक तो कोई उठा ही नहीं था, किसे बताकर जाता। ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। तुम ऐसा करो, पहले जाकर दादाजी से मिल लो। तुम्हें लेकर बहुत परेशान है और कह रहे थे कि शादी की कोई रस्म वगैरह है जिसके लिए वो तुम्हें बुला रहे थे। जाकर पहले उनसे मिल ले, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है आदित्य, हम फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। और विवेक, तुझे क्या हुआ, चुपचाप क्यों है? तू तो कभी चुप होता ही नहीं। कुछ नहीं, तुम एक बार जाओ फिर बात करते हैं। इतना कहकर प्रेम वहां से चला जाता है। प्रेम के ऐसे बर्ताव को देख आदित्य को थोड़ी हैरानी होती है। इसे क्या हुआ? इसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आखिर इसे किस बात की परेशानी है जो इसे सता रही है? अब मुझे क्या पता, जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है। लेकिन कोई तो बात है जो ये हमें बता नहीं रहा। इसे बाद में देखेंगे, पहले उस लक्षिता का पता लगाते हैं। घर पर तो वो है नहीं और उसकी गाड़ी भी यहीं है, इसका मतलब वो गांव में ही कहीं गई होगी। चलो चलते हैं। वो दोनों लक्षिता को गांव में ढूंढने लगते हैं। वो गांव की हर गली, हर चौराहा को छान मारते हैं, पर उन्हें लक्षिता कहीं नहीं मिलती। यार, ये लक्षिता कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ चली गई, ढूंढ ढूंढ कर हालत और ख़राब हो गई। अब तो गर्मी भी बढ़ने लगी है। हाँ यार, चल घर वापस चलते हैं। आना होगा तब आ जाएगी, अब उसे और खोजने की हिम्मत नहीं बची। चल यार, चलते हैं। आदित्य और विवेक वापस हवेली की ओर मुड़ जाते हैं। वो दोनों कुछ एक ही कदम चले होंगे कि उन्हें घंटियों के बजने की आवाज़ सुनाई देती है, जिन्हें सुन विवेक रुक जाता है। क्या हुआ, रुक क्यों गया? तुमने कुछ सुना? क्या सुना? घंटियों की आवाज़। हाँ तो यहाँ कोई पास में मंदिर होगा? चल फिर चलते हैं। यार बहुत थक गए हैं, शाम को आते हैं ना। देख, अभी आए तो हैं, थोड़ी देर की तो बात है, जाकर आ जाएंगे। वैसे भी रात के हादसे के बाद मन अशांत हुआ पड़ा है। चल यार, चल ना यार, चलते हैं। चल, तो इतनी जिद कर रहा है तो चलते हैं। वो दोनों मंदिर की ओर चल देते हैं। मंदिर पहुंचने पर वो क्या देखते हैं कि मंदिर बहुत ही सुंदर और मन को मोह लेने वाला है। ये भगवान शिव का मंदिर था। वो दोनों सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। मंदिर में पहुंचने के बाद वो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने मन की बात शिव को बताते हैं, जिसके बाद उनका मन कुछ हल्का हो जाता है। उनको बहुत सुकून और शांति का अनुभव हो रहा था, तो वो दोनों वहीं मंदिर में ही बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठे रहने के बाद जब वो जाने के लिए उठते हैं
और जैसे ही पीछे की ओर मुड़ते हैं तो वो क्या देखते हैं कि लक्षिता उनके पीछे ही बैठी हुई है। वो दोनों ये देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। अब इनकी कहानी कौन सा मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए श्राप एक दास्तां। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।